क्या हमारे ये धर्म का जो अध्याय चलता है, ये कितना प्रतिशत अदर कंट्री और इस कंट्री में डिफरेंस क्या लाता है इसके अनुसार से? छोड़ दीजिए। मिडिल ईस्ट तो ऐसा है वहाँ पे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो धर्म पे ही देश ही चल रहे हैं। आपके अनुसार से दोस्ती क्या है? थाना, अस्पताल और अदालत, इन 3 जगह पे जो आपके साथ खड़ा हो रहा है, आप समझ जाइए कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहला जैसे कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास के कुछ शायर शायरी जो उन्होंने कहता है, गज़ल कहता है, अपना गीत कहता है, उसका सबसे बेस्ट आपको कौन सा गीत अच्छा है या फिर आपको गज़ल अच्छा लगता है? और उनका एक है, बहुत थोड़ा बड़ा है वो, एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। नमस्कार, मैं विकास। आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और आप सभी इससे पहले पॉडकास्ट बहुत सारे देखे, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। आज जो मेरे साथ जो शख्स है उससे आप सभी परिचित होंगे भी, क्योंकि वो भी न्यू आया है। अपना सोशल मीडिया पे अपनी जो कला होती है सबको दिखाने का अपना एक हुनर होता है। किसी का इमोशन शक्ति को कैसे हम लोग समझते हैं, उसको जो एक किताब पे कॉपी पे लिख के जो किसी ने अगर दर्शाता है तो उसको राइटर या फिर लेखक हम से संबोधित करते हैं। आज हमारे साथ ऐसा है एक परिचित दोस्त है यार। आपको जो होता है वो आप उसको बोल सकते हैं। उसका नाम है वैभव द्विवेदी। नमस्कार, बोलिए कैसे आप? बढ़िया। कैसे हैं आप? आप जब ये राइटिंग के क्षेत्र में आए तो इसकी जर्नी कहाँ से आप शुरुआत किए? पहले तो अपनी बेसिक जो आपका है सारा आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को। मैंने पहली बार जब सुनाया था वो 9th क्लास में सुनाया था। तो उस वक्त तो मैं दूसरों की शायरियाँ सुनाता था। पहली बार मैंने कुमार विश्वास, मुनव्वर राणा, वसीम बरेलवी, इन्हीं लोगों को मैंने सुना था। उसमें भी कुमार विश्वास कुछ ज़्यादा लोकप्रिय थे, तो इस वजह से मैंने उनको सुना। फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल में दोस्तों को सुनाना शुरू किया। तो मुनव्वर राणा की मैंने बहुत ज़्यादा सुनाई है और उसकी वजह से उनकी जो तालियां थी वो मुझे मिली हैं कई बार। तो और स्कूल के वक्त में जब मैं सुनाता था तो ये भी एक बात थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा उनकी शायरियों को चोरी टाइप करता था, उनके शायरियों को थोड़ा बदल देता था। जैसे मुनव्वर राणा का एक शेर है कि ये फ़कीरों की बस्ती है, यहाँ फरावानी नहीं होगी, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और यकीनन मुनव्वर में कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, यूं ही ये दुनिया इस पगले की दीवानी नहीं होगी। जहाँ पे वाह। ये लाइन थी कि यकीनन मुनव्वर में कुछ ना कुछ खासियत होगी, उसको मैं बदल के कर देता था, यकीनन वैभव द्विवेदी में कुछ ना कुछ खासियत हाँ होगी। जी, हाँ जी। तो ऐसा तो बहुत शायर है कि उन्होंने किसी का कोई लाइन अच्छा लगता है तो वहीं से एक हाँ, नया टोन बनता है। हर एक शायर का ये है कि किसी की थिंकिंग सोच लगता है अच्छा, तो उसी को ऑब्जर्वेशन करके अपनी अनुसार से उसी को दर्शाने की कोशिश करता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जैसे कि आप बोले कि हम किसी को सुनते हुए आए फिर जाकर उसका शायरी हम कर रहे हैं, टू कॉपी जो भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये कैसे, जब गए किसी स्टेज पे तो दूसरे का शायरी सुना रहे थे, तो ये आपको कब लगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपका जो अब स्मरण शक्ति जिसके अनुसार आप सोचने की क्षमता, आपको हम्म कितने क्लास से ये आपको लगने लगा कि मैं हम्म। इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा? नहीं, स्टेज पे तो मैं बहुत ज़्यादा बाद में आया। मैंने शुरू में तो सिर्फ अपने दोस्तों को ही सुनाया, पर अपनी लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे 6-7 साल लग गए कि मैंने अपनी पहली जब लिखी, 6-7 साल बाद जाके। वरना शुरू में तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लोगों की सुनाई। पर कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये मैं सुना सकता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी लिखी हुई भी सुना सकता हूँ। तो फिर मेरे भी कुछ विचार थे, मैंने उनको लिखना शुरू किया और फिर लोगों को सुनाना शुरू कर दिया मैंने फिर वो। अच्छा, तो ये आप जब आपके मन में आया कि मुझे खुद, क्योंकि किसी भी राइटर के लिए होता है कि किसी और का शायरी 500 1000 जो भी 100 200 याद जब तक नहीं रहेंगे आपके स्मरण में तब तक आप किसी और का हम्म अपने आप नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कितना मीटर का बनता है क्या है। दूसरे को याद करना ही पड़ता है, उसका पढ़ना ही पड़ता है। तो आप किस क्लास से ये चीज़ लगा कि मुझे अपनी
बात को शायरी के अकॉर्डिंग लेके चलना चाहिए? कौन सी जब मैं 12th में था तब मैंने लगभग पहली बार लिखी थी, पर मैंने तब भी कभी अपनी सुनाई नहीं। मैं कॉलेज के वक्त में आने के बाद अपनी पहली बार सुनाया, तो वहाँ से फिर मुझे था कि मुझे लिखना चाहिए और सुनाना चाहिए। मैं आपकी जब सर्च कर रहे थे तो आपका एक शायर अध्यात्म को लेकर के बहुत प्रचलित है, क्या है वो शायर? वो कुछ इस तरीके से है, वो असल में धर्मों के लेके है कि इतने ज़्यादा धर्म में लोग विश्वास करते हैं, तो ये धर्म में इतना विश्वास क्यों करते हैं। तो कुछ इस तरीके से है कि इतने लोग जुड़े हैं इन सभी धर्मों में, ऐसी खासियत है क्या, करोड़ों लोगों का विश्वास बस उनकी मासूमियत है क्या, और हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुज़र रहा, बस एक आशा है, उस आशा को समझोगे तो जानोगे धर्म की अहमियत है क्या। तो ऐसे करके मैंने एक बहुत बड़ा सा उस पे सुनाया था कि धर्म असल में वो विश्वास है जिसकी वजह से लोग उससे जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि धर्म एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, भले ही लोग इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि लोग थोड़ा ज़्यादा समझदार हो जाते हाँ हैं, जी जी, तो इस मैच्योर हो जाते हैं तब उसको अपनी हाँ, जर्नी तो पता उस चलता धर्म है। को थोड़ा मतलब छोड़ देते हैं। हम्म, पर अगर ये सोसाइटी का पार्ट नहीं रहेगा तो जो इतनी आसान चीज़ें हैं जिनको बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर ये धर्म ना हो जो कि बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि पाप पुण्य क्या होता है, और वो समझ जाते हैं कि पाप पुण्य क्या है, उसके पीछे कहानियाँ हैं, सही अगर बात है। वो ना हो तो फिर वो समझाना उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तो एक डर भी पैदा किया जाता है, कोई लोग डर से समझते हैं, किसी लोग के लिए वो प्रेरणा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम रावण जैसा बनेंगे तो हमारा वध कर दिया जाएगा, और सही कुछ बात लोग है। सोचते हैं कि हमें राम जैसा बनना चाहिए क्योंकि राम जैसा बनने को अच्छा माना जाता है। तो हमारे देश में जैसे कि धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रसित है सारे, जितना भी आप देख सकते हैं अभी के अदर कंट्री में ये सारे कुछ नहीं है। हम्म। बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर इतना नहीं है। हम्म। क्या उसकी लेवल जो है, थिंकिंग लेवल, हम लोग ज़्यादा इमोशन को दिखाते हैं कि धर्म के अनुसार से हम लोग में एक नया इमोशन भी आते हैं, मानवता में एक नया इमोशन शक्ति आता है कि उसको धर्म के को हम पकड़ के नई नई शायर नया नया बात भी कहते हैं धर्म के अनुसार से ही। क्या हमारे ये धर्म का जो अध्याय चलता है ये कितना प्रतिशत अदर कंट्री और इस कंट्री में डिफरेंस क्या लाता है इसके अनुसार से? देखिए, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस और भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे, आप मिडिल ईस्ट को छोड़ दीजिए। मिडिल ईस्ट तो ऐसा है वहाँ पे ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो धर्म पे ही देश ही चल रहे हैं, तो वहाँ पे तो मतलब वो धर्म फॉलो करेंगे ही। पर अगर जितनी भी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ देखेंगे वहाँ पे आप एक चीज़ पाएंगे कि हर तीसरा इंसान लगभग धर्म में विश्वास नहीं करता है। सही बात। आप जितने थोड़े गरीब देश देखेंगे, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गए, ये सब धर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके सही बात पीछे है। रीज़न ये है कि अगर आप जितने कमज़ोर हैं उतनी आपको धर्म की ज़्यादा ज़रूरत है। जितने लोग ताकतवर खुद को समझने लगते हैं, जिनको लगता है कि उनके पास सारी सुविधाएं आ गई हैं, जिनको अपने आसपास दूसरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं धर्म के अलावा, तो उनको लगता है कि धर्म की उतनी ज़रूरत है नहीं। तो हमारे देश में थोड़ा ज़्यादा फॉलो किया जाता है धर्म का। इसके फ़ायदे भी हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे मेंटल प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि धर्म का प्रयोग करते हैं अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप वहीं बाहर के देशों में देखेंगे तो वो लोग बोलते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप और चर्च जाइए, आप अपने मन को बहलाइए, आप और ऐसी चीज़ों को जानिए जो कि अध्यात्म से जुड़ी हो। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का हमें हमारे देश को फ़ायदा होता है। और मैंने तो ये चीज़ देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि जिसको किसी चीज़ में विश्वास रहता है उसकी ताकत अलग होती है। सही बात है। अगर किसी को विश्वास है कि मैं, अगर वो वैष्णो देवी जा रहा है या किसी भी अपने धार्मिक स्थल पे जा रहा है सही और बात। उसके घुटने भी खराब हैं, पर अगर उसका विश्वास है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो वो उसी विश्वास के दम पे ही पहुँच जाता है। क्योंकि मानसिक
ताकत एक अलग ताकत सही होती है। बात है। अगर धर्म आप ये शारीरिक स्थापित करता है कि आपके पास ये मानसिक ताकत है, आप किसी भी देवता देव को मानते हैं तो उसके अनुसार जो अपना आगे का जर्नी सोचता है कि मेरा आगे है कोई रक्षा करने वाला, उसके अकॉर्डिंग अपनी चढ़ाई चाहे जो भी है वो कर लेता है। शारीरिक ताकत को भी आप हरा सकते हाँ, हैं अपनी हरा मानसिक ताकत के दम पे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर इस देश में ज़्यादा फॉलो किया जाता है तो ये अच्छा ही है, ख़राब तो हमारे देश के लिए बिल्कुल नहीं है। और इसमें विश्वास करना भी, मतलब अगर इसको सही से पढ़ा जाए, सही से समझा जाए, तो मुझे लगता है कि एक समाज भी बहुत अच्छा समाज बनेगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि धर्म के अकॉर्डिंग कि धर्म जब पकड़ा जाएगा तो ठीक है, अच्छा है, इसमें अदर देश के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं, अदर देश में इतना धर्म को नहीं मानते हैं, हम्म। उसके अकॉर्डिंग इस देश की थोड़ी सी वैल्यू शक्ति जो है अपनी, जैसे साइंस को लीजिए, उसके अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू शक्ति बहुत कम होता है। क्या धर्म को उतना ही प्रचार करना चाहिए जैसे कि हर एक को आप देखते हैं अपना धर्म बता के सारा कुछ करते हैं, आप देखते हैं बाबे वो लोग के बहुत जगह बहुत है ऐसे, मतलब आप समझिए कि अगर हमारे देश में 1000 है तो उसमें समझिए कि 10 उसमें से अच्छा निकलेंगे, उसमें से आपको जो मिलेगा 990 वो अलग अलग तांत्रिक के हिसाब से वो कहेगा कि मैं हूँ धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। क्या इसका प्रोसेस क्या कहते प्रॉफिट है मेरे इस देश को या फिर नुकसान है, कितना नुकसान है कितना प्रॉफिट है? क्योंकि हमें तो लगता है कि ज़्यादातर उस पर विश्वास करता है, ठीक है, उसका भी एक हिस्सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। जब रहता है किसी भी देश में उसकी अपनी एक मजबूत टीम रहती है तभी वो देश जीतती है। तो हमारे लिए इमोशन जो है ये भगवान की एक जो हम लोग धर्म को मानते हैं वो एक इमोशन स्ट्रोंग है, हम लोग स्ट्रोंग के हिसाब से उसको देखते हैं कि मेरे लिए स्ट्रोंग है। क्या इसके इसके तौर पे हमें ये भूल जाना चाहिए कि साइंस कुछ नहीं होता है? नहीं, साइंस कुछ नहीं होता है तो ये तो बिल्कुल मूर्खता होगी अगर हम लोग इसमें विश्वास करेंगे। क्योंकि धर्म जो है उसकी जो ताकत है वो अलग है। साइंस क्या है, साइंस ज़रूरी है आपको, जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जीने के लिए आपको साइंस ज़रूरी है। आपको आज के वक्त में सरवाइव भी करना है। अगर आपको बेहतर हर चीज़ चाहिए तो आपको आज के वक्त की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आज के वक्त की चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो वो सब बिना जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी सही में। बात है, धर्म को सिर्फ सिर्फ मान के देश आगे भी नहीं बढ़ा जाता है, तो उसके लिए कहीं तो ना साइंस कहीं, ज़रूरी है। हाँ, आपको साइंस पढ़ना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, धर्म का काम है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। अगर आप उसमें विश्वास कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से बर्ताव सिर्फ कैसे कर अपनी रहे हैं। आस्था रखिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके अनुसार जो साइंस कहता है उसको फॉलो कीजिए तो और अच्छा है। दोनों को साथ लेके चलिए, मैं हम लोग की तरफ से ये है कि दोनों साथ रहेगा, हम्म। कॉम्बिनेशन जितना रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि एक उम्र के बाद हर एक व्यक्ति धर्म को के लिए, क्योंकि अब उसकी उम्र वही हो गई, कहीं ना कहीं तो सहारा चाहिए, उस सहारे के लिए धर्म को माना गया है कि धर्म के अकॉर्डिंग आप दिन में क्या कीजिए, किसी से तो और कुछ नहीं कीजिए, जिसका उम्र गुजर चुका है 55 60 हो गया 70 हो गया, उसके लिए अब है कि एक धर्म, तो वो धर्म के प्रति अच्छा है, ये हमारे देश के आन बान शान भी है, हम मानते हैं इस अनुसार से। तो अब दूसरा ये है कि आप जब ये सब चीज़ करने लगे तो इसमें क्या क्या करना है, शेरो शायरी में आप अपने जो अच्छा जो जो एक दो शायरी है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, कौन सबसे मेन शायरी है कि आप किसी को इमोशन को दर्शाते हैं एक शायरी में हम देखें, तो वो शायरी थोड़ा। देखिए, शायरी तो मैं जो लिखता हूँ उसको तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि शायरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहर देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हाँ, देखनी होती हैं, लिखने की पाबंदियाँ होती हैं अगर शायरी हो, कविता हो। मैं जो भी लिखता हूँ उसको विचार बोलता हूँ, इसी वजह से मैंने अपने पेज का भी नाम वैभव द्विवेदी के विचार करके ही लिखा है। तो मैं उसमें से सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बता देता हूँ कि जो एक पेज का नाम है उसको दर्शाते हुए एक शायरी मैं सुनाता हूँ कि, शायरी नहीं, विचार सुनाता हूँ। कुछ इस तरीके से है ओके। कि अगर खाना अच्छा हो तो अचार की ज़रूरत नहीं, अगर खाना अच्छा हो तो अचार की ज़रूरत नहीं, सामान अच्छा हो तो उसके प्रचार की ज़रूरत नहीं। पहले थी ज़रूरत पर फिर सबको आज़मा कर देख लिया, अब अपने आगे पीछे दो चार की ज़रूरत नहीं।
पहले थी ज़रूरत, फिर सबको आजमा के देख लिया, अब अपने आगे पीछे दो चार की ज़रूरत नहीं, और इनकी अहंकारी सोच ही इनके अंत का कारण बनेगी। इनकी अहंकारी सोच ही इनके अंत का कारण बनेगी। अहंकारियों को वैभव द्विवेदी के विचार की ज़रूरत नहीं। वाह, क्या बात है। तो इसी तरीके से मैंने अभी रिसेंट में लिखी थी, जो एक आपने सुनी होगी, कुछ इस तरीके से है कि हारा ही तो हूँ तो क्या इतनी सी बात पर बहुत अच्छा निराश हो शेर जाऊँ। है, बहुत कुछ अच्छा। इस तरीके से ये था कि मैंने ये इसलिए लिखा था क्योंकि कई बार होता है आप जाते हो, हम आप हार जाओ हार और जाते फिर हैं, सही बात। आपकी इच्छा नहीं होती कि आप दोबारा वहाँ जाओ। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा था कि हारा ही तो हूँ तो क्या इतनी सी बात पर निराश हो जाऊँ। ऐसा नहीं होगा, तुम मजाक बनाओ और मैं हताश हो जाऊँ। और पक्षी भी ऊंचाई पाकर ज़मीन पर लौट आते हैं। पक्षी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आकाश हो जाऊँ। जीवन में जब भी मुकाबला सूरज से हो तो जीवन में जब भी मुकाबला सूरज से हो तो फैसला लेना कि रात का प्रकाश हो जाऊं। इस पर्टिकुलर विचार का मतलब है कि अगर आपकी कभी लड़ाई किसी बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान से हो रही है तो आपको उसके ही फील्ड में हराने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है, और किसी अकॉर्डिंग आप हरा सकते हैं। हाँ, सूरज, जीवन में जब भी मुकाबला सूरज से हो तो फैसला लेना कि रात का प्रकाश हो जाऊं। और वो तो हमारी मौजूदगी है जो यहाँ सब काबू में है, वरना यहाँ हर एक की तमन्ना है कि बदमाश हो जाऊं। और इसी में आखिरी है कि एक दोस्त ने आकर पूछा, सोचते नहीं दोबारा उसके साथ काश हो जाऊं। मैंने कहा, सोचता हूँ कि ये होने से पहले मैं लाश हो जाऊं। वाह, क्या बात है। तो इसमें एक और हमको सबसे अच्छा एक और शायर लगा कि जैसे कि सबके लिए अपना अपना डिपार्टमेंट का, कोई जॉब करता है, कोई अपना सरकारी काम करता है, कोई प्राइवेट काम करता है। इसमें आप एक शायरी लिखे हैं कि जो कि विचार बहुत, हाँ, विचार लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। क्या है उसकी लाइन, थोड़ा बताइए। जॉब करते हैं उनके लिए मैंने लिखी थी। हाँ, उनका एक कोई है कि आप आसमान या कुछ इस तरीका के ही हैं। अच्छा, इसकी जॉब से रिलेटेड तो मुझे नहीं याद आ रही है, पर मुझे एक तैयारी से रिलेटेड मैंने लिखी थी। अच्छा अच्छा। वो मैं सुनाता हूँ कि क्यों और कैसे का जवाब नहीं, आया हूँ अपना पक्ष बताने के लिए। कई बार होता है रिज़ल्ट हाँ, आता है इंसान का, किसी यूपीएससी का आया, यूपीएससी के, 12th का हाँ, आया, सही 10th का बात है। आया, तो सब आगे पूछते हैं, अरे क्यों इतने कम नंबर आए, कैसे तुम फेल हो गए, सही तो बात है। ऐसे आगे सब पूछते हैं। हमारे समाज में नंबर की बहुत ज़्यादा उलटफेर है। हाँ, तो उस पे ऐसे ही लिखा था मैंने कि क्यों और कैसे का जवाब नहीं, आया हूँ अपना पक्ष बताने के लिए, विफलता के बाद की भावना सबके समक्ष जताने के लिए। मतलब मैं फेल हो गया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि मैं क्या फील हाँ, कर रहा हूँ, मैं हाँ, ये नहीं बता विफलता, रहा हूँ सही क्या बात है। कैसे हुआ। विफलता के बाद की भावना सबके समक्ष जताने के लिए, और नाकामी के बाद भी अटल हूँ उसी कोशिश में। नाकामी के बाद भी अटल हूँ उसी कोशिश में, साहस चाहिए दोबारा उसी विफलता के कक्ष जाने के लिए। मतलब मैं फेल हो गया हूँ, मैं फिर लेकिन से मैं फिर वही करूँगा। साहस है कि मैं जो जिसमें विफल है उसी को फिर से दोहराना। हाँ, साहस अच्छा, चाहिए दोबारा उसी विफलता के कक्ष जाने के लिए। और लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हो ये तुम, सही तो बात है। मैं उस पे ये आखिरी दो लाइनें हैं कि मेरी ख्वाहिश, ख्वाब, प्रतिज्ञा, लालसा, आशा या जिद नहीं है। मेरी ख्वाहिश, ख्वाब, प्रतिज्ञा, लालसा, आशा या जिद नहीं है, इसी जन्म में पुनर्जन्मा हूँ अपना लक्ष्य पाने के लिए। तो मैं अपनी ख्वाहिश वाहिश नहीं रखा हूँ इसमें, ये मेरी ज़िंदगी ही मैंने बना ज़िंदगी, ली है। विचार जो रखे हैं बहुत अच्छा विचार है कि बहुत अपनी बढ़िया। जो रखते हैं, हर एक बंदे ने अपना अपना थॉट रखता है कि नहीं, मुझे विफल भी होता है तो सोचता है कि मैं फिर से चलूँ। हाँ, जैसे चींटियाँ को देखते हैं, वो गिरने के बाद फिर उठने की कोशिश करता है। देखिए आपने अगर उसी लक्ष्य को अपनी ज़िंदगी बना ली है, तब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप हार रहे हो, जी रहे हो, हम्म, हार रहे हो, जीत रहे हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप सही बात। आपको जब वही करना ही है, जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे आपको वही करना ही है, तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अच्छा, आपको। जैसे कि हम लोग अभी जिस समाज में है, इस समाज में पेरेंट्स हम लोग का जो पर्सनल काम होता है, उस काम को अगर हम लोग बनाते हैं कि मेरी ये जीवन बने, वो लोग इस काम को एग्री नहीं करता है। वो सोचता है कि ये काम क्या पता नुकसान होगा, क्या होगा, क्योंकि उसको ये है कि अधिकांश देखता है कि विफल ही होता है। ये तो तो आप जब ये काम शुरुआत किए तो उस टाइम आपके पेरेंट्स लोग का क्या, क्योंकि फैमिली वाले आजकल कहता है कि आप जॉब करो, सरकारी नौकरी करो, इसको लेकर के ज़्यादा।
आप इस लाइन में आए तो उसका क्या रिएक्शन था पहली बार? देखिए, मेरे तो परिवार वालों को आज भी नहीं पता है कि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ अच्छा, अब पता चल जाएगा। कि मैं अलग अलग, हाँ, शायद पता चल जाए तो अगर कोई वीडियो उन तक पहुंच जाए तो अलग बात नहीं, है। अब ये पॉडकास्ट वरना के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा सबको। वरना मैं तो कभी आज तक बताया ही नहीं कि मैं ये सब जाके सुनाता हूँ और ये करता हूँ। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कहना भी सही रहता है। अगर आजकल आप देखेंगे, हम लोग जब छोटे होते हैं हम्म, तो हम लोग की आंखें चमक जाती हैं बहुत सारी चीज़ें देख सही के। बात है। क्रिकेट देखते हैं तो सोचने लगते हैं क्रिकेटर बन जाएं, सही बात गाना है। गाते हुए किसी को देख लेते हैं तो सोचते हैं सिंगर बन जाएं। पर उन सब फील्ड में एक दिक्कत है कि उसमें क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे जाके 11 लोग पहुंचते हैं। सही बात है। 11 में से आप एक होगे कि नहीं। सही बात। सिंगर बहुत रेयर कोई फेमस हो गए, वरना ज़्यादातर लोग ऐसे ही बस स्ट्रगल कर रहे हैं। नौकरी के साथ एक चीज़ है कि हर किसी को कहीं ना कहीं खाने पीने का खाने के इंतज़ाम लिए। हो जाएगा उनके। तो इसी वजह से थोड़ा घर वाले सोचते हैं कि कहीं का ना रहने से अच्छा कुछ पा जाए तो अच्छा है। वो ये नहीं सोचते कि शायद वो और मेहनत करे, उसका उसमें बहुत जज्बा है तो वो पा जाए। वो हमेशा सिक्योरिटी का सोचते हैं कि कहीं बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए। सही बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोचने के लिए तो पेरेंट्स लोग ही होते हैं, आपको जीवन को लेकर के आप अच्छा मुकाम पे पहुँचे। क्योंकि हर एक गार्जियन, कोई भी गार्जियन ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा या फिर बेटी कोई ऐसी सिचुएशन में आए कि आगे चल के मेरे नहीं रहने पे वो दिक्कत में रहे। वो सोचता है कि सेटलमेंट हो जाए कुछ करने के लिए, ताकि हम जब जाने के बाद भी उसको ये नहीं लगे कि मेरा पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। हम्म। और सब पेरेंट्स यही करते हैं, अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है कि मेरे बच्चे के लिए कितना जल्दी हो कि अच्छा से अच्छा से काम करे। इसलिए वो खिलाफ तो नहीं होता है, मुझे लगता है कि उसको इस चीज़ में पैसन नहीं दिखने की वजह से उसको लगता है कि नहीं, जो है, जो कर रहे हैं, जो भी एक परमानेंट है, सब दिन के लिए है, उसको विश्वास रहता है। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एग्री करते हैं वो। आप ज़्यादातर सफल लोगों में अगर देखेंगे तो जो लॉ फील्ड में हैं, बड़े लॉयर्स के बच्चे ही बड़े लॉयर्स बन रहे हैं। सही बात बड़े है। एक्टर्स के बच्चे ही ज़्यादातर बड़े एक्टर बनते हैं। तो आप अपने बच्चे को उस जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे पहले से ही लोगों इतना ने सारे हैं। कब्जा करके रखा है। सही तो बात। उनके लिए और ख़तरनाक है कि पता नहीं वहाँ कुछ हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनका तो ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है। सही ज़्यादातर बात। सिंगर अपने बच्चों को वही बनाने की कोशिश करते हैं, या तो उन्होंने कभी किया हो वो चीज़, या उनका खुद का कोई बैकग्राउंड हो उससे रिलेटेड, तो वो उस प्रोफेशन में भेजने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा मुश्किल भी हो हाँ, जाता लेकिन है। बहुत को हम देखे हैं ये भी कि बच्चे में या फिर उसके नेचर में ये पता चल जाता है कि ये बच्चा मेरा किस लाइन में जाने वाला है। हम्म। लेकिन फिर भी उसके आत्मा को मार के कहता है कि तुम ये मत करो, यही करो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उस चीज़ में विफल होते हुए देख लिया देखे होता। हो। इस वजह से उनके तजुर्बे के हिसाब से उनको लगता है क्या पता ये भी उसी तरीके से विफल हो जाए, तो मना करते हैं अपने अपनी सोच के हिसाब से। पर ये भी एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे कहते हैं करवाने को महंगी भी हैं, उनके पास उतने पैसे भी सही नहीं हैं। बात। अगर आज के वक्त में आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो बहुत महंगा है क्रिकेट सही खेलना, बात। आसान नहीं है क्रिकेटर बनना। लाखों की किट आती है, फिर आपको अलग अलग जगह ट्रैवल करना होता है। शुरुआत में तो आप ही को पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो तो सही बात। बाद में आपको जब लिस्ट ए क्रिकेट खेलने को मिलेगा और सब थोड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह खेलने को मिलेगा, तब आपको शायद कुछ पैसा दिया जाए। वो भी आपके रहने खाने का दिया जाएगा, वहाँ ट्रैवल करने का आपको उठाना पड़ेगा। तो लिस्ट ए में तो नहीं देना पड़ेगा, पर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जा रहे हो तो आपको ये सब पैसा खुद उठाना पड़ेगा। और इसीलिए पेरेंट्स लोग जो है इसको लगता हाँ, है कि कहाँ इतना और अचीव किसी भी करवा नहीं खिलाड़ी की अगर पाएंगे। आप बहुत छोटे लेवल तक आप रह गए किसी भी फील्ड में, तो हर चीज़ की उम्र है। हम्म। उस उम्र के बाद आप 40 के बाद कोई भी कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो नहीं खेल पाएगा, किसी भी फील्ड में ऐसा ही है। तो पेरेंट्स अच्छा, कहते हैं। जैसे कि अभी हमें एक नया, ये जो शायर की लाइन है, अभी सोशल मीडिया शायर को क्या नया अप्रोच सिखाया है और क्या दिया है? उसको क्या लगता है शायर को कि सोशल मीडिया आना कितना अच्छा है? और क्योंकि आजकल जितना अच्छा है उतना बुरा भी है सोशल मीडिया, आप जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। हम्म। क्या इसकी लाइन एंड लेंथ क्या है? देखिए, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है प्रेरणा। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनाइए, और कहीं ना कहीं आपको ऑडियंस के हिसाब से भी बना दे रहा है। आपने सोच के कुछ आप सोच कर कुछ और आए थे कि मैं ये सुनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा,
पर ऑडियंस को क्या सुनना पसंद है आप उसी हिसाब से खुद को ढाल लेते हो। कि अगर ऑडियंस अभद्र भाषा सुनना चाह रही है, अभद्र चीज़ें सुनना चाह रही है, तो आप सुना रहे हो वो चीज़ें, क्योंकि सोसाइटी की डिमांड है वो। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ये नुकसान है कि वो कुछ बोलेगी नहीं, उनका जो लाइक है, उनका जो फॉलो है, उससे आप मजबूर हो जाते हो वही सब चीज़ें करने के लिए। सही वो बात। आप पाने के लिए आप उसी स्तर तक गिरते जाओगे जब तक आपको वो मिल नहीं जाएगा। मिल नहीं जाएगा। तो ये या बात तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, अच्छाई में बहुत अच्छा हो, या तो बुराई में बहुत अच्छा हो। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो अजीब अजीब चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए, सही बात है। सिर्फ और सिर्फ कि उनको फॉलोअर्स मिलें, लोग जाने देखें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने अपने टैलेंट में इतना अचीव कर लिया है कि लोग अपनी आँख हटा ही नहीं पाते उनसे, उनको सही देख बात। के ही रहते हैं। भले ही वो वही चीज़ बार बार करें, पर उनको अच्छा लगता है उसे देख के। आजकल फॉलोअर को लेकर के ज़्यादा रहता है कि मुझे इतना लाइक मिला, इतना ये मिला। लेकिन मैं अगर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग मुझे जो नया सेंटेंस लगता है, आप कंटेंट क्या बनाते हैं, क्या देते हैं, आपको खुद तय करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आप गए तो वो भी चला जाएगा सोशल मीडिया पे। तो आप ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे कि आपको समाज के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़े। उससे अच्छा है कि आप वही मत कीजिए। इससे अच्छा है कि मत कीजिए। आपको लगता है कि 2 रुपया आ रहा है, अच्छी बात है कि चलो आपको लग रहा है कि 2 रुपया आ रहा है, लेकिन 2 रुपया के चक्कर में आप किसी का 10 रुपया का घाटा करवा रहे हैं। ये भी एक सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है। क्योंकि काफ़ी आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे कितना कुछ इस पे चल रहा है, और सबको लग रहा है कि मैं जो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। लेकिन सीखने वाली चीज़, सोशल मीडिया सीखने वाली चीज़, आप जितना सीखते हैं इससे उतना आपको बेटर बनाने की आपकी ऑब्जर्वेशन। जैसे कवि लोग को, जैसे आप कितना अच्छा अपना विचार लिखते हैं, आदमी को ये लगता है कि नहीं इसकी एक लाइन सुनी अगली लाइन भी सुनते हैं। अब किसी को लगता है कि कोई और काम करके देखेते हैं, वो कोई और काम में, ताकि उस काम का हमारे समाज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको इससे नहीं मतलब है। उसको ये मतलब है कि मुझे कंटेंट देना है, चाहे जो भी दे वो दे रहा है हमारे समाज को। उसको लगता है कि ये अब मतलब मैं अगर जाने के बाद भी वो रहेगा, लेकिन वो रहता नहीं है। आप कितना अपने चेहरे को अपने धूल से हटाइएगा। जब धूल हटता है तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। जिस दिन आप जाइएगा उस दिन आपका औकात सारा कुछ पता चल जाता है कि आप कहाँ गए, क्या करके गए। ये तो बात है। जब आप नया नया, एक चीज़ में और भी है, जब आप नया नया ओपन माइक ज़्यादातर आप करने लगे, ओपन माइक के अकॉर्डिंग ऐसा कोई जगह जहाँ कि आपको लगा कि यहाँ पे आके इस माहौल में बहुत अच्छा लगा, ऐसा कोई ओपन माइक का ऑप्शन? देखिए, ओपन माइक्स तो ज़्यादातर आपके लिए हर ओपन माइक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर कोई हर ओपन माइक करना में, भी चाहिए हर एक को हाँ, ये हर चीज़। एक ओपन माइक में जो आप जाते हैं सब अनजान लोग हैं। आपको हर बार ऐसा नहीं है कि जानने वाले लोग आपके सामने बैठे हैं, तो हर बार वो आपको जज करते हैं कि क्या सुनाएगा, कैसा सुनाएगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हर बार कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, हम्म। पिछली बार से कुछ अलग करने की कोशिश करो। हम्म। और जितना खुद को इम्प्रूव करेंगे, जितनी अपनी खामियां निकालेंगे कि हाँ मैंने इसमें क्या खामी की, मैं कहाँ फंसा था, मुझे ये चीज़ ऐसे बोलनी चाहिए थी, वैसे बोलनी चाहिए थी। तो अगर ये सब चीज़ें इंसान ध्यान दे बाद में और अपने ऊपर थोड़ा वर्क करे, तो मुझे लगता है अगर कई 100 ओपन माइक्स के बाद बहुत अच्छा कर सकता है। जितने भी आज के वक्त में स्टेज परफॉर्मर्स हैं, कई सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने हज़ारों ओपन माइक्स किए हैं। सही बात तो है। हजारों के लाखों कर करके वहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। आप चाहे कुमार विश्वास को लीजिए, उसको जहाँ बुलाया गया है, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाने के लिए तैयार था। ये आपको स्ट्रगल, आपकी अच्छा जीवन बनने की एक नया प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आप यहाँ संघर्ष देख रहे हैं तो आपको एक नया सोच आएगा कि हमें क्या करनी चाहिए। आज मैं किसी के पास जा रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो मैं क्यों जा रहा हूँ। अब वहाँ जाने के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि मुझे जो शायरी हम या फिर जो कहानी जो हम बात बोले, उस बात में कितना इसमें से 10 है या 20 है या 50 है, कितना मेरे बात से संतुष्ट है, या फिर मुझे क्या क्या लाइन चेंज करनी चाहिए। यह आपको ओपन माइक ऑन सेट दे बताता है।
जब आप उसको, इसीलिए तो शायर को देखते हैं, हर एक बात जो लिखता है किसी को इमोशन को लिखता है, इमोशन को अपने कापी में लिख के, जैसे कि राहत इंदौरी देखिए, वसीम बरेलवी देखिए, ऐसा ऐसा शायर लिखे हैं कि आदमी को लगता है कि ये तो कत्ल करके ही यहाँ से जा रहा है कि नहीं। ये तो बात है। तो वो भी सीखा है, उसको सीखने का एक नया कहीं न कहीं से मिला है कि मैं ये चीज़ यहाँ यहाँ, ये चीज़ मुझे लगा कि समाज में यहाँ यहाँ से ये चीज़ है, उसी से सीख के अपना एक नया कंटेंट दिया है, सबकी बातों को रखा। तो ओपन माइक हमें तो लगता है जनरली करनी ही चाहिए सबको। अब बहुत को है कि मन में है कि मैं पढ़ूं, जैसे कि बहुत को हम देखते, क्योंकि हम जब टीम घूमता है तो कहता है कि पढ़ने का तो लिखने का तो मन है, लेकिन इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाता है मेरे समाज के अकॉर्डिंग, कि रुपया की वजह से आप देखते हैं तकलीफ होती है बहुत को, उसको लेकर के आप क्या, कि वो बुक नहीं खरीद पाता, उसको लेकर आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सब जो चीज़ें हैं, ये अगर आप सिर्फ कर रहे हैं तो आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये सब चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप कोई नौकरी करें। आप जितने भी शायर देखेंगे, जितने भी लोगों को इसमें देखेंगे एंटरटेनमेंट फील्ड में, आपको शुरुआत में सरवाइव करने के लिए कोई नौकरी करना ज़रूरी है। सही बात। आप सिर्फ इसमें हो तो आप भूखे भी मर सकते हो। हाँ, तो इसलिए आपको साथ में नौकरी करना, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक जब तक पहुंच ना जाओ, तब तक आप इस चीज़ में नौकरी वगैरह के साथ करिए। तो आप इनको देखेंगे, वसीम बरेलवी साहब हैं, मुनव्वर राणा साहब हैं, कुमार विश्वास हैं, सब प्रोफेसर रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो पढ़ाए हैं, कुछ किए हैं, उसके साथ ही उन्होंने ये किया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपना जॉब सेटलमेंट करके जो आपकी हॉबी है उसको आगे बढ़ाते रहिए, तो ज़िंदगी में अगर, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि अगर आपको जो हॉबी लगता है कि मेरे अंदर में है, परिस्थिति जो करवा रहा है वो कर लीजिए, जो आपकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जाइए, जैसे ये वो सफल हुआ इधर का आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ऐसा होना भी चाहिए, होता भी है और करना भी चाहिए सबको। आप पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? ये पॉलिटिक्स में मेरा ठीक ठाक ही इंटरेस्ट है, ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरा मानना है कि जो पॉलिटिक्स में ज़्यादातर पार्टीज़, नेता हैं, वो सब 19-20 का सब में फ़र्क है। सब अब जैसे लगभग कि अब दो नेता भी चल रहा है इंडिया के अकॉर्डिंग, राहुल गांधी और मोदी। आप इसको, नरेंद्र मोदी को जो हमारे पीएम है और जो राहुल गांधी, दोनों में से क्या सीखते हैं आप? आ, दोनों से दोनों सीखना। से अपने अंदर में इंस्पिरेशन क्या लाते हैं दोनों के अकॉर्डिंग? जैसे कि मुझे राहुल गांधी का, आप देखते हैं उसकी जो इंस्पिरेशन लगता है, आप देखिए कितनी बार विफल हो के भी लड़ रहा है, उसकी नहीं, ये विफलता। तो है, उनके अंदर एक सहनशीलता वाली बात है। पर मैं ऐसे किसी नेता को ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि उनमें क्या, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, क्लोजली एक ऑब्जर्व मैं नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो लगता है कि मेरे हाँ, अंदर में ये उसके अनुसार सीखने की कला है। देखिए, सभी में कुछ ना कुछ हम्म। सीखने का है। अब राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे तो इतनी बार हार के भी, इतना ज़्यादा मतलब हर तरफ से गाली गलौज सुनने के बाद भी वो इस तरीके से सहनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है ये। और नरेंद्र मोदी की तो पूरी दुनिया ही तारीफ़ कर रही है। तो बहुत हमारे अच्छा एक दो, काम। हाँ, एक तो उनके बोलने का अंदाज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है जो हर कोई पसंद करता है उनका। पर मुझे लगता है कि कोई भी नेता को पसंद जो नॉर्मल इंसान कर रहा है, वो बेसिस ये रहता है कि वो उसके लिए कितना काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी पसंद, वो अपनी पसंद का वो सिलेक्शन करता है। जैसे कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही और कोई नेता आता है, कोई पार्टी आती है, उसको नौकरी दिला देती है, तो उसका मुद्दा नौकरी का था, उसको वो दिला दिया तो उसे वो पसंद है। अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है और उन्होंने खाना दिलवा दिया, मुफ्त राशन दिलवा दिया, तो उसका मुद्दा वो था, उसे मिल गया। तो कुछ लोगों को जाति का अपना वो चाहिए होता है कि हाँ, हमारी जाति का आ जाए, हमारे धर्म का आ जाए। तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं, उसी हिसाब से सबकी पसंद है इस देश में, सही उसी बात। हिसाब से वो नेता चुनता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी का भी चुनाव गलत है, हो नहीं, सकता वो है तो उसकी। जनता चुनती है, जनता को जो अच्छा लगता है वो तो अपने अकॉर्डिंग, सबके अपने अपने, ये तो इसीलिए तो भारत
सबसे खूबसूरत देश है, क्योंकि यहाँ पे अपनी सबकी लोकतंत्र है, जिसको जिधर देना है वोट, जिसको चुनना अपने अनुसार से। अब सबको लगता है नरेंद्र मोदी अच्छा अच्छा कर रहे हैं तभी तो लग रहा है, अगर वो नहीं करते तो फिर क्यों चुनते। हाँ, अच्छा बुरा तो मतलब सबके हिसाब से अलग है। जैसे कि मैं बता रहा था कि हर कोई अपने हिसाब से चुनता है और हर किसी की पसंद इसी तरीके से बनती है कि उनके लिए क्या कर रहा है इंसान। आपके अनुसार से दोस्ती क्या है, दोस्ती का एक डिफिनेशन। दोस्ती, मुझे लगता है कि आप अगर लगातार एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हो। मैं अभी इसी पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। अगर आपके साथ मुश्किल वक्त पे और अच्छे वक्त पे जो इंसान हमेशा खड़ा है, क्योंकि आज के वक्त में हर कोई अपने काम में व्यस्त है, आपके साथ मौजूद जो हो जा रहा है हर वक्त, खासकर कि थाना, अस्पताल और अदालत में, सही इन बात। 3 जगह पे जो आपके साथ खड़ा हो रहा है, आप समझ जाइए कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो आपका सबसे प्रिय मित्र है, आप उसको मान के चलिए। क्योंकि दोस्ती सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नाम से दोस्ती कह दें, आप 4 बातें अच्छी कह दें तो दोस्ती हो गई। आप उसमें एफ़र्ट कितना डाल रहे हो, आप कहाँ तक उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो उससे पता चलता है कि वो आपका कितना अच्छा दोस्त है। अगर सिर्फ आप कह रहे हो कि दोस्ती है, 4 फ़ोटोज़ डाल रहे हो सोशल मीडिया पे और हर जगह बस गा रहे हो और कभी आप उसके साथ मौजूद नहीं होते मुश्किल वक्त पे, अच्छे वक्त पे, तो आप उसको दोस्त नहीं कंसिडर कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि लड़का, क्योंकि हम एक किसी का देख रहे थे स्क्रिप्ट, तो मुझे कहीं से इस बात का पता चला कि लड़का ज़्यादा मेहनती है या फिर लड़की, दोनों में क्या, कहाँ किसके अनुसार से कहाँ ज़्यादा, क्योंकि लड़के के मेहनत को ज़्यादा बढ़ाया जाता है और लड़की की मेहनत को नहीं बढ़ाते, बहुत कहता है कि नहीं इसका कोई, तो उसमें क्या डिफिनेशन, क्या आप क्या इसका देना बोलना चाहते देखिए, हैं। सबके अपने अपने कैरेक्टर अलग होते हैं। बहुत सारे जगह आप देखेंगे लड़कियां मेहनती होती हैं, लड़के उतने मेहनती नहीं होते। बहुत जगह होते हैं लड़के मेहनती होते हैं, लड़कियां नहीं होती। आप किस परिस्थिति से उठ के आ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ये निर्भर करता है कि आपका नेचर कैसा होने वाला है। मैंने इसी पे एक लिखा था, मैंने कभी सुनाया नहीं है, कि अय्याशी ख़त्म हो गई, साहब ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि अब वो जीना भूल गए हैं। गरीब बच्चों के सर पर इतनी जिम्मेदारी है कि अनेक बीमारियां होने के बाद भी मरना भूल गए हैं। तो वाह। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है, जिनको ज़्यादा मिली होती है वो ज़्यादा जिम्मेदार बनते हैं, ज़्यादा मेहनती बनते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये सब कुछ निर्भर करता है आप किस परिवार से आ रहे हैं। सही बात है, आपकी जो सोचन शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, किसके प्रति कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि क्योंकि किसी ने एक पॉडकास्ट में ऐसे बात चल रहा था, तो मैंने, उन्होंने बताया कि जैसे कि ब्रेकअप की होती है लाइन, तो उन्होंने कहा कि लड़का ब्रेकअप के बाद सोचता है और लड़की ब्रेकअप से पहले सोचने लगती है। से मुझे लगता है कि लड़कियां थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं हाँ, लड़कों के इमोशनल तो। मुकाबले। लड़के थोड़ा उस इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं कि जहाँ पे वो हर किसी के बारे में सोचें, हर किसको क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, ये सब चीज़ें सोचना बंद कर देते हैं। थोड़ा लड़कियाँ इस मामले में आगे रहती हैं कि वो किसको क्या बुरा लगेगा, किसको क्या अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस वजह से लड़कियां थोड़ा ज़्यादा रिश्ते में मजबूत तरीके से भी रहती हैं सही बात। कंपैरेटिवली लड़कों के। आप तुलना करेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं रिश्ते से। सही बात है, ये लड़कियां का अपना एक थिंकिंग होता है कि मुझे क्या करनी, क्योंकि लड़के लड़के को लगता है कि वो नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर रहता है मुझे सक्सेस होना, क्योंकि उसके पूरे परिवार सब देख रहा है। और यहाँ से उसको एक नया रास्ता मिलता है लड़की को, क्योंकि उसको लगता है कि चाहे वो कुछ करे, सक्सेस हो कि ना, उसको तो पता है कि हाँ मेरा समाज ऐसा बना है, हम इसके अनुसार से निकल लेंगे। और लड़की को लगता है, लड़के को लगता है कि नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग चार जो और मेरा शादी होने के बाद होंगे, परिवार होंगे, फैमिली होंगे, उसके अनुसार से उसको ज़्यादा जिम्मेवारी रहता है। नहीं, तो जिम्मेदारी तो मुझे नहीं लगता एक रीज़न है, क्योंकि देखिए रिश्ता चलाना एक ऐसी चीज़ है जो आप जिम्मेदारी, किसी के सर पे जिम्मेदारी है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे तरीके से चलाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको चलाना है तो भले आपके सर पे जिम्मेदारी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों हाँ, से लोग खुश हो जाते हैं।
तो अगर आप वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, वो आप पूरा डेडिकेशन दिखा रहे हैं, भले ही आपको 1 घंटे दिन के मिल रहे हैं, 23 घंटे आप अपने काम में व्यस्त हैं, पर उस 1 घंटे अच्छे से रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी है तो दूसरे वाले से। फिर परिवार में इतना ज़्यादा होता क्यों है? हमारे अगर यहाँ देखा जाए इंडिया में, तो तलाक की अभी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रही हुआ है। तो क्यों तलाक होता की है? जब वो आप ये कह परसेंटेज रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर तो क्योंकि सबको 1-2 घंटा तो मिल ही रहा है टाइम। तलाक की परसेंटेज तो बहुत पहले ही बढ़नी चाहिए थी, वो तो अब जाके बढ़ रही है। पहले था कि लोग शोषण सहते थे, उसके बावजूद साथ रहते थे। अब क्या है कि उनको ये एक आज़ादी मिल गई है कि शोषण किसी का सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे रहे हो, आज के वक्त में तलाक इसके बेसिस पे भी हो सकता है, आप घर में लेके आए हो पर सम्मान नहीं दे रहे हो उस स्तर का, तो कहीं ना कहीं कोई नहीं पसंद करेगा। खास करके आज के वक्त में जब लड़की के घर वाले ऐसा नहीं सोचते कि हम अपनी लड़की को भेजें दूसरे घर में, उनका ये सोच नहीं है जैसे पहले सोच थी कि हम भगाएं किसी तरीके से अपनी लड़की को अपने घर से। वो चाहते हैं अपनी लड़की को घर में रखना, तो क्यों ही कोई दूसरे के घर में जाके अपमान सहने का ये करेगा, अपमान क्यों सहेगा फिर वो, मतलब वो सोचेगा कि मैं वापस अपने घर ही जाऊं, तो वो सही अपने घर बात है। चले जाते हैं। हाँ, लड़की का अपना एक नया और एंगल रहता लड़कों है का उस। कहीं ना कहीं एंगल ये है कि मतलब लड़के भी कई बार ऐसा होता है कि लड़की की तरफ से भी अलग अलग चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं, कि अपने आसपास देख रही हैं कि सब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर लड़के की उतनी क्षमता नहीं है, तो उसको भी ख़राब लगता है, तो वो भी नहीं रहना चाहता, तो वो आगे बढ़ता है डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वो नहीं कर सकता उतना, वो कुछ भी कर ले वो नहीं कर सकता, उसकी क्षमता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसका नेचर ही नहीं है वो करने का। तो इस वजह से भी ये भी होता है कि लड़का चाहता है कि मैं ना रहूं साथ अब इसके। सही बात है। अभी तो और ज़्यादा ये मामले जो चल रहा है अपनी तलाक को लेकर, समाज इतना समझ ही नहीं पा रहा है कि दोनों का इमोशन शक्ति, कि उसका क्या है मेरा क्या है। लड़का लड़की को नहीं समझना चाहता है, लड़की लड़का को नहीं समझना चाहता, समझने के लिए 1% भी तैयार ही नहीं रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को कंपैरिजन करके चलने में फ़ायदा है, हम्म। क्योंकि उसके बाद जो जीवन बचता है, हमको नहीं लगता कि कहीं जाके एक सक्सेस होने की मात्रा में जाके रहता है। या तो पहले डिसीजन लीजिए, करना ही नहीं है, उससे अच्छा। क्योंकि जितना बड़ा आदमी अभी तक बना है, वो अगर शादी करने से इतना बड़ा नहीं बनता जितना अभी बन चुके। जैसे APJ अब्दुल कलाम, चाहे आप नरेंद्र मोदी को लीजिए, चाहे आप योगी आदित्यनाथ को लीजिए, जितना कुछ अभी कर रहा है, अपनी एनर्जी जहाँ लगा रहा है, अगर शादी होती तो फिर उसके कहीं न कहीं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते, बहुत कर भी रहा है। बहुत ऐसा है कि शादी करने के बाद अच्छा काम कर रहा है अपने लाइन में। देखिए, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे उदाहरण ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शादी किया उन्होंने बहुत बड़ा किया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं किया वो बड़े किए हैं। पर आप ये नहीं कह सकते कि जो शादी नहीं कर रहा है वो बड़ा कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो बहुत बढ़िया कर सकते थे पर उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग थे कि वो कुछ नहीं करने वाले थे, पर उनके साथ वाले ने इतना सपोर्ट कर दिया कि वो उस स्तर तक पहुंच गए। तो दोनों में, दोनों के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। आपको इस तरीके से अपने पार्टनर को चुनना है जो आपके लिए मुनाफे वाला हो, ना कि आपको नीचे खींचने वाला। ऐसा हो कि आप बहुत उदास हो गए हों, कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, पर उधर से वो सामने से कह रहा है कि नहीं होगा, तो कई बार ये घिसे पिटे वाक्य कोई सामने से आके बोल देता है, वही बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है सही बात है। और वो आगे बढ़ जाता है। हाँ, दोनों की तो एंगल अलग अलग है, सब किसी का इधर से, कभी किसी का उधर, दोनों का अलग अलग ही है। अब जैसे कि आप जब ये अपना बात कहने के लिए आए, विचार जब आप पेश कर रहे हैं इसके अनुसार से, पहला जैसे कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास के कुछ शायर, बहुत शायरी जो उन्होंने कहता है, गज़ल कहता है, अपना गीत कहता है, उसका सबसे बेस्ट आपको कौन सा गीत अच्छा है, या फिर आपको गज़ल अच्छा लगता है? कुमार विश्वास के मतलब मुझे तो इस वक्त, मैंने उनके बहुत सुने हैं पर मुझे तो अभी उनके वही कोई दीवाना कहता है अच्छा और ये अच्छा। मेरा अपना तजुर्बा है, ये अच्छा सब अच्छा। मुझे ध्यान आ रहे हैं। पर उनका एक है बहुत थोड़ा बड़ा है वो,
एक पगली लड़की के बिन जीना भी मुश्किल लगता है अच्छा और अच्छा मरना भी भारी लगता है, कुछ ऐसे अच्छा। करके है। वो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। वो मैं मतलब जब भी सुनता हूँ, उसमें एक लाइन है कि जब जल्दी घर आने की इच्छा मन ही मन, कुछ ऐसे करके था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पर इस बीच मैं एक शायर को सुन रहा हूँ, खुमार बाराबंकवी करके। वो बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है वो जितना एफर्ट डाल के सुनाते हैं। आप उनकी सुनिएगा कि एक उनकी इस तरीके से है कि एक पल में एक एक सदी सदी का का मजा मज़ा हमसे हमसे पूछिए, पूछिए, 2 दिन की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, भूले हैं आप। आगाज़ इश्क का मज़ा आप जानिए, अंजाम इश्क का मज़ा हमसे पूछिए। मुझे तो कुमार विश्वास का एक जो बहुत उसका है कि गीत अच्छा लगता है। मुझे एक गीत बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी तेज़ चलता हूँ नज़ारे छूट जाते हैं, मैं जब भी रूप गढ़ता हूँ सांचे टूट जाते हैं, मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग रूठ रूठ जाते हैं। जाते हैं। ये उसकी लाइन बहुत अच्छा, बहुत उसका गीत है कि अभी तो फिल्मों हाँ, इंडस्ट्री में। इसके बाद आप किसको सुनने का कोशिश की करते हैं, ज़्यादा किसको सुनते हैं? मैंने सबसे ज़्यादा तो मुनव्वर राणा साहब को ही सुना है। उसके दो मुनव्वर राणा उसके दो गज़ल पेश। साहब का एक है कि मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, जितना तुम्हारे पास है उतना हम छोड़ आए हैं, कलमरूद वाले से कहना पड़ा था बहस में कि जहाँ से आए हैं वहाँ इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो भी हमें कुछ देर तकता रहा, वो भी हैरत में कुछ देर हमें तकता रहा, फिर पूछा वो संगम का इलाका छूट गया छोड़ आए हैं। ऐसे करके उनकी थी, तो बहुत अच्छी उन्होंने लिखी है। मैं मुनव्वर राणा के बहुत सुना हूँ, पर मुझे मुनव्वर राणा का एक बयान 2020 में आया था, तो मुझे क्या वो चीज़ उनकी नहीं अच्छी लगी थी। क्या? उन्होंने एक चार्ली हेब्डो करके शायद नाम है मैगज़ीन का, अच्छा, वो क्या बोले थे? असल में कार्टून वगैरह बनाती है। अच्छा अच्छा। वो सभी पे बनाती है, वो जीसस पे भी बनाती है, सब पे हम्म, बनाती है। तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पे भी कुछ ऐसे कार्टून बना दिया था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स उनके आते हैं कि हर किसी को दिक्कत हो रही। रशिया को उनसे दिक्कत है, एक बार रशिया की एक फ़्लाइट थी जिसमें रशियंस बहुत ज़्यादा थे, वो क्रैश हो गई थी, उस पे उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बना दिया था, तो रशिया को भी दिक्कत हो गई थी। तो वो ये ऐसा ही करते हैं। तो उस पे टेररिस्ट अटैक हो गया था। अच्छा 2015 में भी अटैक हुआ है, 2020 में भी अटैक हुआ है, और एक और बार उन पे अटैक हो चुका है। तो मुनव्वर राणा से पूछा गया कि वो खुद ही बताने लगे कि जो हुआ है ये सही हुआ है, अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता, अगर मेरे भगवान के साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं ऐसा ही करूँ। पर आप टेररिज्म को नहीं सपोर्ट कर सकते, कुछ भी हो, आप वो आतंकवाद तो को तो बिल्कुल हाँ नहीं सपोर्ट आतंकवादी कर हैं। सकते। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ये चीज़ उनकी पर्सनल लेवल पे थोड़ी चीज़ ख़राब लगी। और ऐसी चीज़ें होती हैं। एम एफ हुसैन ने भी सरस्वती माता की बना दी थी ऐसी तस्वीर जो थोड़ी आपत्तिजनक थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उनको मारो, जो भी है आप लीगल एक्शन लो, जो चीज़ हो सकती है। आप इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर सकते। वॉयलेंस तो सपोर्ट करना ख़राब है ही, पर आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, वो तो उससे भी ख़राब चीज़ है। बशीर बद्र का सुनते हैं, बशीर बद्र को? बशीर बद्र का मैंने सुना है, पर मुझे इस वक्त बशीर बद्र के उतने याद नहीं है। मुझे तो उसका एक शायर बहुत अच्छा लगता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। उसका लाइन ऐसा ऐसा लाइन लिखा है कि सच में वो दिल से कनेक्ट करने वाले हैं। हाँ, ये तो है। यही शायर का सबसे मजबूती अंश यही है कि जो वो लिखता है दूसरे का सम्मान, जो उसका इमोशन को ऑब्जर्वेशन करता है, उसको अपनी कॉपी पे जो लिखने की कोशिश करता है। और उसका एक शायरी मुझे याद आता है, कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा जो कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गलों मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। वाह। कितना अच्छा उन्होंने, क्योंकि नए मिजाज हम लोग सोचते हैं कि एकत्र हाँ, हो, लेकिन नए शहर में जब आते हैं तो कितना ज़्यादा हम लोग को वो गलत ही रूट दिखाने के लिए पहले कोशिश करता है। ये तो फिर है। हम लोग भटकते हुए एक नया मोड़ पर आते हैं कहीं ना कहीं। और नया शायर में किसको अप्रोच करते हैं, सुनते हैं ज़्यादातर? नए शायर में मैंने अभी एक क्योंकि आपके युवा
क्षेत्र में हैं, तो उसमें किसको एक सुनते हैं? स्वयं श्रीवास्तव करके हैं, वो बहुत अच्छा। अच्छा लिखते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत हाँ, अच्छा लिखते हैं, कोई? गा के वो सुनाते हैं। तो मैंने जब उनका पहला सुना था मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बाकी भी उनके सुने, हम्म, मतलब बाकी भी उनके काफ़ी अच्छे उन्होंने लिखे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हम भी काफ़ी ज़्यादा उसका सुनते रहते हैं। और किसी शायर का नया में रितेश रजवाड़ा का सुनते हैं? रितेश रजवाड़ा मैंने नहीं सुना है। अच्छा। मुझे तो जब हम दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगे थे तो हम गए थे, हाँ, वहाँ से उससे मुलाकात हुई थी। अच्छा तो वहाँ पे उससे मिले तो उन्होंने पहला ही किताब आया था इश्क बगावत उसका। तो अच्छा। फिर मुझे वो किताब लिए तो उसका एक शायरी बहुत अच्छा मुझे लगता है। फूलों पे तितली का रहना अच्छा लगता है, फूलों पे तितली का रहना अच्छा लगता है, तुम हंसती हो हंसते रहना अच्छा लगता है, मन को एक दिलासा भर है, पर अब भी उसको सबके आगे अपना कहना अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। इसीलिए उसका जितना भी नया शायर है सुनते, शायर का वही काम यह है कि जितना एक दूसरे को सुनने का काम करता है उतना अपनी इमोशन शक्ति हाँ, मजबूत होती है। क्योंकि देखिए राहत इंदौरी के राहत इंदौरी को तो मैं मानता हूँ कि मतलब क्या है उन्होंने उसका, एक जो अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये यहाँ सब सब धुआं धुआं है, है, आसमान आसमान थोड़ी थोड़ी है, है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ यहाँ पे पे सिर्फ सिर्फ हमारा हमारा मकान मकान थोड़ी थोड़ी है। है। उसका चाहे वो इस दुनिया से अभी चले गए हैं लेकिन उसकी बातों उसकी इमोशन हम लोग के कान में गूंजते रहता है। ये हमारे देश की एक नया ये खूबसूरती है कि कौन कब मर रहा है इसका कोई नहीं, लेकिन अब कितना हैसियत में मरते हैं। जो कि जाकिर खान भी इस बात को कहा गया है कि मरने के बाद आपको अपनी औकात का पता चलता है कि मैंने इस देश से क्या करके गया है। तो ये उन सब की एक नया ऑब्जर्वेशन शक्ति जो हम लोग के इन्वायरमेंट में घूमते रहता है, ये हम लोग की देश की एक शान बनाती है। पहले के वक्त के अगर आप सुनेंगे तो ज़्यादातर बहुत मोनोटोनस हम्म। उसमें सुनाते थे, पर अगर आप राहत इंदौरी का सुनेंगे मतलब जितने जज्बात डाल के वो सुनाते थे, शायद ही उस दौर में कोई उतने जज्बात डाल के शायरी सुनाता था। अगर है कोई आपके नज़र में अच्छा शेर, उसको नज़र में तो आपको हर एक शायरी उसका अच्छा ही रहता है। अगर आपको अभी कोई आ रहा है। मुझे इस वक्त राहत इंदौरी का याद नहीं आ रहा है, पर मैंने बहुत सुने राहत इंदौरी अच्छा, के भी। उसका एक शायरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी सारी रखो, रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। जारी रखो। उसका बहुत ज़्यादा हमें शायरी इंस्पिरेशन के तौर पे। हाँ, और बहुत अच्छा एक लिखा है है, हर टाइप जोनेलिया, का उन्होंने। जोनेलिया के का इस कितना फैन आप अभी जो, क्योंकि जोनेलिया का फैन जो उसकी शायरी पढ़ चुका है वो उसका दीवाना बन जाते हैं। क्योंकि एक एक उसका शायरी देख के। हाँ, ये तो है उनके मतलब सुनाने का अंदाज। अगर राहत इंदौरी का भी अच्छा था तो जॉन एलिया साहब का भी बहुत अच्छा है क्योंकि सुनाने का उसी के अंदाज। साथ का ही है दोनों। हाँ, जोनेलिया सर जो है, उसके बाद राहत इंदौरी सर, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं। जोनेलिया का कोई अच्छा शायर आपको शायरी मैं सही बताऊं तो मैंने जॉन एलिया को इतना सुना नहीं है, और मैं असल में ज़्यादा उन लोगों को सुना हूँ जो बहुत आसान शब्दों में लिखा। जॉन एलिया साहब ने भी बहुत आसान शब्दों में लिखा है, बहुत पर आसान और बहुत गहराई बात। हाँ, पर ये था एक चीज़ कि मुझे थोड़ा वैसा सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जो थोड़ा इमोशन बेस्ड की जगह ऐसा जिसमें थोड़ा गुरूर दिखा रहे हूँ। हम्म। जो मुनव्वर साहब ने लिखे हैं अलग अलग कि आगे ही मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक़ में दरारें आ जाएं, और ये जो खुददारी का मैला संग ओछा है मेरा, जो मैं इसे बेच दूं तो कई कारें आ जाएं। तो जोनेलिया का शायरी इतना कैट लगता है। उसका एक शायरी है, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, क्या उसका वो वाह। अगले व्यक्ति को देखिए, चाहे उसके साथी है जो भी है, उसको क्या कह रहा है। तो उसके एक मिसरा जो है, लाइन जो है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। उसका एक और शायरी है कि एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले,
जो फिरे दर बदर यहाँ वे लोग, अपने बाहर बहुत ही कम निकले। वाह। जो भी यहाँ इधर उधर करते हैं आप देखते हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में, वो बहुत अपने अंदर की आत्मा को मार के ही वो जी रहा है कि हाँ चलो। लेकिन अच्छा है कि इसका लाइन, एक एक लाइन जब हम पहली बार नशा हमें लगा जोनेलिया को पढ़े, जोनेलिया सर को पढ़ने के बाद ये लगा कि है वो पाकिस्तान गए लास्ट में, लेकिन वो सारी अपनी इमोशन शक्ति इंडिया में छोड़ गया है। हाँ। उसका एक जो उसका अच्छा शायरी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। वाह। उसकी शायरी का मुझे मेन टोन जो लगता है, चाहे 5 में से 10 में जो भी लिखा है, बहुत अच्छा लगता है। उसका एक और मुझे शायरी अच्छा लगता है कि सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं, और तो हमने क्या किया अब तक, ये किया है कि दिन गुजारे हैं। वाह। उसका बहुत अच्छा टोन लगता है। और इस अभी जो नया उसके रैंक में, जैसे कि मनोहर राणा, राहत इंदौरी सर, जो भी जोनेलिया, इन सब के ईयर में 90 के ईयर में किसको किसको सुनने का और ज़्यादा, उसके रैंक में किसको सुनते हैं ज़्यादातर? एक मनोहर राणा को ही। हाँ, मतलब मेन एक मुझे ही। इस वक्त याद वही है, मैंने सुना तो सबको है। अच्छा अच्छा, जिगर सुनते हैं। मुरादाबादी काफ़ी पुराने हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। फिर मुझे बशीर बद्र का जब हम शुरुआत किए थे, तो मैं अपने रूम में भी ऐसे पोस्टर पे लगाए हैं। एक शायरी है उसका, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह वाह वाह। तो जिसको लगता है कि इसको ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत आसानी से पहुँच गया है, पीछे की जब बैकग्राउंड देखोगे किसी का जर्नी, आप देखते भी होंगे, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको ये आगे वाले को लगेगा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसको ये लगता है कि ये ऐसे यहाँ तक पहुँच गया यहाँ हो, लेकिन उसकी जो मेन नींव रखी जाती है उसको देखना चाहिए सबको। उसका एक और शायरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला फिर दरिया दरिया। नहीं रहता। वाह। उसकी लाइन की कातिल हो गए जब हम सुनने लगे उसको, तो हम बोले वाह। तो ये चीज़ है उसके। वसीम बरेवली को अभी तो नया लेटेस्ट वो चल रहा है, उसकी कौन सा शायरी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? उनकी तो मुझे अभी इसी वक्त वही याद आ और रही है, जो जाकिर। जो चलो इसमें आपको, इसमें जो लेडीज में जो नया नया शायर आया है, पहले भी बहुत है, जैसे प्रीतम सब लिखते थे लुधियानवी का, तो उसके अभी के रैंक में किसको सुनते हैं? मुझे तो एक हिमांशी करके है, उसका शायरी हाँ, बहुत अच्छा हिमांशी लगता करके मैंने सुना है, हाँ, अच्छा लिखती हैं वो बहुत बहुत। अच्छा लिखती है, मुझे उसका बहुत। और एक और शायर है, बहुत है, सबको हम सुने हैं, तुमको सुनने का बहुत ज़्यादा शायरी में मेरा दिलचस्प है, कहानी में, और जाके उपन्यास पढ़ने में। आप अगर इस थॉट पे, जो नया राइटर है, कौन कौन सी बुक उसको पढ़ने के लिए सजेशन कीजिएगा आप अपने अनुसार से? मैंने कॉलेज के वक्त में तो काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, कई 100 बुक्स मैंने पढ़ी कॉलेज के वक्त में, पर फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, हिंदी, इंग्लिश, हर टाइप की। जो मुझे बेस्ट आज तक की बुक लगी है वो एक महात्मा गांधी की बुक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो हम पढ़े उन्होंने हैं। मतलब बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। उस बुक के साथ खासियत ये है कि जहाँ पे हर इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है, हर इंसान आपको महान मान रहा है, पर आप एक इंसान हो, उसमें आप अपनी सारी बुराइयां लिख रहे हो। उसमें उन्होंने लिखा है कैसे उन्होंने लस्ट के ऊपर जीत ली, कि किस तरीके से उनके कितने कायर थे वो। उनको, आपको पता शायद हो या ना हो कि उसमें एक एक दिन ऐसा होता है कि 1 रुपए वो लेते हैं, वो वकालत बाहर से करके आते हैं
और फिर इंडिया में प्रैक्टिस करने आते हैं। एक लेडी से या कोई आदमी था, उससे 1 रुपये लेते हैं और कोर्ट में जाके खड़े होते हैं। वो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाते, वो बिल्कुल वहाँ शांत रह जाते हैं और इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो जाके वापस उसको 1 रुपये कर देते हैं कि मैं नहीं लड़ पाऊँगा, आप किसी और से लड़वा लो। तो बहुत ज़्यादा मतलब घबराते थे, लोगों से सामने बोलने से घबराते थे। और सोचिए, वही इंसान ऐसा है जो पूरा मूवमेंट चलाया है। उन्होंने ये भी बताया है उसी किताब में कि मैं जब बाहर गया था तो किस तरीके से मेरे ख्याल बन रहे थे, किस तरीके से उनके पिताजी की मृत्यु होने वाली थी, पर वो अपनी वाइफ के पास चले गए थे। वो चीज़ उनको बहुत ख़राब लगी कि मेरे रात में मेरे दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि मैं क्यों छोड़ के आ गया। तो अब बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए उस किताब में सब कुछ है। मैं तो 2-3 बार वो किताब पढ़ा हूँ। मैं जितनी बार भी पढ़ता हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग इमोशंस पे आप जीत सकते हैं, किस तरीके का इंसान आपको बनना चाहिए। मैं ज़्यादा आइडियलाइज इसलिए करता हूँ उनको क्योंकि मैं उनके जैसा बन नहीं सकता। उनके नहीं नहीं जैसा अगर बन 5-6% भी बन जाए इंसान हाँ तो उसकी ज़िंदगी बदल सही बात। जाएगी। वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी का किताब अगर आप पढ़ते हैं, किसी ने अगर लिखा है 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीना में, आप ये सोचिए कि आप उस किताब को एक मंथली में पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि मैं उसकी 1 साल की एक्सपीरियंस मैं एक मंथली में सीख गया हूँ। हम्म। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप जितना नोवेल पढ़े, जितना शायर को पढ़े जो इस लाइन में है या फिर किसी भी लाइन में है, तो उसको पढ़ना जब तक नहीं अपने आप को नहीं उसके अंदर रखेगा तब तक उसका जीवन सरल होना मुश्किल है। ये तो तो है। जितना ज़्यादा कनेक्ट रखे किताब से उतना ज़्यादा उसके लिए बेनिफिट है अपने जीवन को आगे बेहतर, क्योंकि दोस्ती तभी तक आपको साथ दे रहा है जब तक कि आप एक साथ है, लेकिन अगर जिसे वो कामयाबी हो जाता है फिर वहाँ पे दोस्ती का मायने बदल जाता है अधिकांश। ये तो है। ये बात। कामयाबी में ही आपको दोस्ती बना रहेगा। जैसे कि आप लीजिए, कृष्ण था कि उन्होंने सुदामा का दोस्ती एक अलग तरीका का था, लेकिन अभी एक कलयुग के समय में दोस्ती एक अलग बन गया है। अब कामयाब होते हैं तब तो दोनों का एक साथ है, अगर नहीं होते कामयाब फिर तो उसका दोस्ती का मायने बदल जाता है। इवॉल्व होती है दोस्तियाँ तो भी। फिर इसके जैसे आप महात्मा गांधी का पढ़े, उसके बाद और कौन कौन सा किताब आपने, क्योंकि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगला जो हम्म। आ रहा है अभी नया शायर सब, वो सब पढ़ने की कोशिश करेगा। आप थोड़ा सजेशन दीजिए दर्शकों को। मैंने एक बुक पढ़ी है होमो सेपियंस करके, कैसे इंसान आगे बढ़ा, कैसे इंसान का डेवलपमेंट हुआ। फिर एक जवाहरलाल नेहरू की मैंने किताबें पढ़ी हैं। फिर अगाथा क्रिस्टी करके एक हैं राइटर, वो क्राइम के ऊपर लिखती हैं, उनकी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनकी मैंने 16-17 बुक्स पढ़ी हैं। और और भी मैंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। बराक ओबामा की मैंने पढ़ी। बराक ओबामा का भी अच्छा खासा स्ट्रगल था कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे बिना किसी बैकग्राउंड, बिना कुछ लिए। डोनाल्ड ट्रम्प का आप देखेंगे तो अच्छा खासा बैकग्राउंड है, बुश का भी बैकग्राउंड था, क्लिंटन के भी बैकग्राउंड था, पर वो किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे मैंने कई सारे लोगों की पढ़ी, मैंने सदगुरु का भी पढ़ी हैं बुक्स। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग बुक्स पढ़ के मुझे जो बेस्ट लगी है वो तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है। अच्छा, और ये आप मतलब पूरा अदर कंट्री का और अपने कंट्री का लगभग पढ़ने की हाँ, कोशिश किए हैं। मैंने अपने कंट्री की मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी कहानियाँ पढ़ी हैं, उनकी कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगी हैं मुझे। उसकी तो और हर एक कहानी ही अच्छी है। मैं जब उसको कफन मंगाए पहली बार तो मुझे जब उसका कहानी पढ़ के लगा कि अगर इंडिया में ही ये प्रेमचंद इस तरीका का लिख सकता है, ये तो क्योंकि है, उसकी उनकी कहानी का ऐसा एक्सपेरिमेंट है एक एक कहानी कि बहुत लगता है कि अच्छी वो। लिखी हैं, मतलब हाथ से कहानियाँ भी उनकी बहुत अच्छी हैं। तो काफ़ी अच्छा मुझे उनका भी लगा। बाकी मैंने अलग अलग इंडिया के जो फेमस लोग हैं उनकी पढ़ी हैं। तो यही सब और बुक्स पढ़ा हूँ। शायर के अकॉर्डिंग यही मैं शायरी की इतनी किताबें नहीं पढ़ी इतनी हैं। नहीं हाँ, मैं मतलब ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी के बारे में या सुनते हैं, ऐसी पढ़ने किताब। का कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं सुनना ज़्यादा हूँ कंपैरेटिवली पढ़ने की जगह। और फिलोसफी में फ़िलॉसफ़ी में फ़िलॉसफ़ी में एक किताब है,
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड करके। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत अच्छी किताब लगी, मतलब वो फिलोसफिकल प्लस रिसर्च टाइप की है कि किस तरीके से इंसान बिना सोचे समझे बहुत सारे कार्य करता है। नहीं, मैं तो पहली बार जो पढ़ा ओशो का बुक पढ़े, और अच्छा। उन्होंने एक मंथली उसको डबल एक मंथली में 2 बार पढ़े। ओशो के उन्होंने नशा उतार दिया, ज़िंदगी का नशा क्या होता है। अगर जिस दिन भी उसका वीडियो एक नहीं सुनते तो लगता है कि सच में हम लोग ने कुछ किए ही नहीं। वो ज़िंदगी का नशा उतार देता है हर एक बंदे का। उसको अगर एक वीडियो डेली सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि जैसे रोड चलते वो तो गाना गा देता। मुश्किल है, ओशो के थॉट्स बहुत आगे थे, बहुत आज भी आगे। लोग कहते हैं आज भी आप उसको 40-50 साल आगे की सोचते थे वो। उस वक्त उन्होंने मोबाइल के बारे में इतना कुछ बोल दिया इतना था, कुछ बोल उतना दिया। मोबाइल थी भी नहीं उस वक्त, तब उन्होंने इतना बोल दिया था। सही तो बात है। काफ़ी आगे थे अपने वक्त के वो। और कविता किसका ज़्यादा सुनने का कोशिश करते हैं? कविता तो मेरे वही फेवरेट हैं, 3-4 लोग, उन्हीं की सुनता हूँ। मुझे तो ओम प्रकाश तिवारी का ठाकुर का घर कुआं अच्छा लगता है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, हाँ। तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत खेत ठाकुर ठाकुर का। का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर की, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर जी। ठाकुर की। पानी ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। क्योंकि यही होता अधिकांश। और जो हाँ। मजदूर क्लास के लोग हैं उसके लिए सारा कुछ वो बड़े आदमी के लिए करता है। छोटे आदमी जो है सिर्फ उसके आगे पीछे करते करते उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। ये तो बात सत्य है और कि आप भी, आप लेटेस्ट में कोई एक दो शायर सुनाने का जो लिखे अपने विचार। हाँ, एक अभी मैंने जल्दी में लिखा था कि आ, कुछ इस तरीके से था कि लेटेस्ट वाला तो मुझे नहीं याद आ रहा है पर एक मैं सुनाता हूँ। मैंने लिखा है, बहुत बार सुनाता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि बातों से थोड़ा खारा हूँ मैं, वो हमारे पास नहीं आएंगे, भले आखिरी चारा हूँ मैं। और कुछ जीत जाओ तो उसका महत्व कम हो जाता है, महत्व बना रहे इसलिए उन्हें हर बार हारा हूँ मैं। रिश्ते में हूँ तो बाकी लड़कियों के लिए एक हद तक उपलब्ध हूँ, रही बात लड़कों की तो तुम्हारा सारा का सारा हूँ मैं। और लोग उन्हें चांद चांद कहकर बुलाते हैं, चांद तो नहीं पर किसी की आँख का तारा हूँ मैं। तो ऐसे करके मैंने ये लिखी थी एक। फिर एक मैंने अभी जल्दी लिखी है कि खुद को दिलासा देता हूँ। नहीं नहीं, ये थी कि अगर मुझे बातों से उन्हें गुस्सा दिलाने की आदत हो गई है तो उन्हें भी अपनी खामोशी से हमें रुलाने की आदत हो गई है। गलती मेरी है जो सब कुछ बटोरता फिर रहा मैं, फूहड़ होकर उनकी सब कुछ फैलाने की आदत हो गई है। और जवाब में गुस्से से हाँ बताओ वो चीखते हैं, जवाब में गुस्से से हाँ बताओ वो चीखते हैं, बेशर्म मैं जिसे उन्हें प्यार से बुलाने की आदत हो गई है। और दिल टूटा हुआ आदमी के लिए? दिल टूटे वाले के लिए तो मैंने सुनाई थी कि वो सोचते नहीं कि दोबारा उसके साथ काश हो जाऊं। मैंने कहा सोचता हूँ हाँ। कि ये होने से पहले मैं लाश हो जाऊं। तो इस टाइप की मैंने कई सारी लिखी है। मैं ज़्यादातर दिल टूटे पे ही लिखता हूँ। मैं प्यार पे बहुत कम लिखा हूँ, क्योंकि एक मेरी धारणा बन गई है कि मैं जब स्कूल के वक्त में था तो दूसरे शायरों की जब दिल टूटी वाली शायरी सुनाता था तो ज़्यादा वाह वाह मिलती थी। हाँ जी। तो मैंने उसी दिन से जब भी लिख भी रहा हूँ तो मैं लिखना चाहता हूँ तब भी मैं दिल टूटा ही लिखता हूँ। बल्कि मेरा ज़िंदगी में ऐसा कोई दिल टूटा नहीं है। ये बात उसे बहुत कहते हैं कि जैसे कि बी पराग से पूछा जाता है कि आपने इतना इमोशनल गाना लिखते हैं तो आपको कभी हुआ है कि इस तरीका की घटना? वो कह रहे हैं नहीं। अभी ये आप शायरी कर रहे हैं, अपनी जो बात है ये रख रहे हैं, आगे का क्या आपका करने का है? देखिए, मेरा इस वक्त यही है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकूं, सुना सकूं। और मेरी कोशिश यही है कि सोच को एक दूसरा डायरेक्शन देना। मैं आसपास अपने जो देख के चीज़ें समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं कहीं नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वही इंसान ही महसूस किया होता है, उसी के साथ हुआ होता है। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते,
तो उनकी सोच, अपनी सोच, सबकी सोच सब तक पहुंचाना मेरा इस वक्त यही सोचा हूँ कि फिल्म लिखने की है कभी, या फिर इंडस्ट्रीज में जाके गाना लिखने की है मन नहीं, में? मेरा कभी ऐसा कोई थॉट नहीं रहा कि मैं कोई फिल्म या इंडस्ट्री में जाऊं, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल की तरफ जाते हैं तो आपको उस तरीके से लिखना होता है, दूसरे तरीके से जो चलता है वो आपको लिखना होगा, जो लोग देखना चाहते हैं वो लिखना होगा। पर मेरा सोच है कि मैं वो लिखूं जो मैं सोचता हूं, जो मैं देखता हूं। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब बहुत आप बहुत जल्द अब फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। इस पॉडकास्ट में आपको जो भी लाइन अच्छा लगा है, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ एक नया गेस्ट आया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी आपको बुलाने का है, कुछ भी अगर राइटिंग वगैरह लिखवाने का है, तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। वेलकम। थैंक यू।